हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री। टोटल क्लास 11 और 12 का केमिस्ट्री मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर कराया जाए। तो जितना भी एग्ज़ाम था लगभग सारा एग्ज़ाम खत्म हो चुका है ना। काउंसलिंग भी लगभग खत्म हो चुका है, कुछ कुछ चल रहा है। तो जिनको कॉलेज मिलने वाला था वो मिल चुका होगा या मिलने वाला होगा। तो जिनको कॉलेज मिल गया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अच्छे से कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, अपने डिग्री को कंप्लीट कीजिए। और जो थोड़े बहुत नंबर से छूट चुके हैं या जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो वैसे बच्चे को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप पिछली बार अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँ, तो इस बार आप हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को एक अलग लेवल पर बूस्ट अप कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो ड्रॉपर हैं या वैसे बच्चे जो फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट, बीसीईसी, एम्स, नर्सिंग या पैरामेडिकल का तैयारी करें, तो वैसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। देखिए, जो मेनली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ या आपको जो फ़ोकस करना है वो एनसीईआरटी पर। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका मैंने ज़िक्र किया, नीट हो, है ना, बीसीईसी हो या एम्स का नर्सिंग एग्ज़ाम हो या पैरामेडिकल एग्ज़ाम हो, सब जो है स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फ़ॉलो करता है। तो आपको भी यही काम करना है। जो भी एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन है, उसको आपको अच्छे से करना है। मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ, बार-बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ना आपको बहुत सारा है। आप ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, फिर भी आपसे 11-12 नहीं कंप्लीट होने वाला है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। है ना? तो वैसा चीज़ आपको पढ़ना है या वैसा टॉपिक या वैसा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम में आ रहा है। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना? अभी आपको ज़्यादा डीपली जाने के अंदर या फिर रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपको उतना पढ़ना है कि एक हमें कॉलेज में सीट मिल जाए। फिर कॉलेज में जाके हम लोग रिसर्च करते हैं या फिर अलग काम करते हैं। तो बस एक सीट के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी काफ़ी है कॉलेज में एक सीट दिलाने के लिए। तो मैं भी जो आपको पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रहने वाला है। तो अगर आप इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को अलग लेवल पर बूस्ट अप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ-साथ एनसीईआरटी हाइलाइट हम देंगे, है ना? जिस हाइलाइट से डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ-साथ आपको हर संडे लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, है ना? डीपीपी भी दिया जाएगा, जो भी आपका कांसेप्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, उसका डीपीपी आपको उसी दिन मिल जाएगा। तो उस डीपीपी को, उसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाना है। कोई डाउट आ रहा है तो हर एक संडे आपका डाउट सेशन होगा। उस डाउट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल को, या जो भी 1 सप्ताह के अंदर आप पढ़े हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी हम आपका हर संडे लेने वाले हैं, गूगल फॉर्मेट के रूप में। एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, पीवाईक्यूज़ बेस्ड या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब चीज़ आपको मिलने वाला है। और ये सब आप कहाँ मिलेगा आपको, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँ। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। पहले आप कंसेप्ट सीख लीजिए, और ये सब चीज़ जो कि आपके तैयारी को बूस्ट अप कर सकता है। देखिए, आप थ्योरी कहीं भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। जो अल्टीमेट जो गोल होता है या अल्टीमेट जो एम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने का, वह है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में कराऊँगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है क्लास 11 के केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यही मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना। इसी का एक और नाम है मोल कांसेप्ट। तो बहुत सारे बच्चे मोल कांसेप्ट नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मोल कांसेप्ट उनको दिखता ही नहीं है पूरे चैप्टर्स में। तो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को ही मोल कांसेप्ट कहा जाता है। देखिए, नाम से ही पता है कि यहाँ पर एक केमिस्ट्री का एक बेसिक कांसेप्ट आपको बताया गया है इस चैप्टर में। तो कुछ-कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि केमिस्ट्री के बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करते हैं या फिर सही करते हैं। जैसे ये वाला चैप्टर हो गया मोल कांसेप्ट, ये आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेस आप मान कर सकते हैं इसको। वैसे ही अब पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग है, जो कि इनऑर्गेनिक के बेस को मजबूत करता है।
ऑर्गेनिक में जब हम लोग चलेंगे तो वहां पर जीओसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म मिलेगा। ये सब पूरे ऑर्गेनिक को जो है आपका सही करता है। तो इन सारे चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। पहले मैं आपका बेस मजबूत करूंगा, फिर हम लोग एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, पहले इसका सिलेबस आप देख लीजिए। मैटर एंड इट्स नेचर, ये पहला टॉपिक आपको पढ़ना है। पदार्थ और उसके गुण। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ कुछ लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद मोलर मास, परसेंटेज, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर एक साल या एक साल गैप करके जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है। केमिकल इक्वेशन हो गया, स्टोइकोमेट्री हो गया, इसी में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपका कॉन्सन्ट्रेशन टर्म, ये हम आपको यहीं पर पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर है, तो वहां पर कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब चीज आपको पढ़ना है। तो ये सारा चीज मैं आपको इसी चैप्टर में कराने वाला हूं। तो पहला जो टॉपिक है वह है मैटर एंड इट्स नेचर, इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी इसमें चीजें हैं, और हर एक चीज आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों ही इस लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं। आप इस लेक्चर से सीख सकते हैं। टेस्ट भी जो हम लेंगे या डीपीपी जो आपको सोल्व करने के लिए देंगे, वो भी आपको बिल्कुल बाइलिंगुअल फॉर्म, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो दोनों बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर का डिफिनीशन क्या होता है ना, पदार्थ की परिभाषा। तो देखिए वो हर चीज जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अभी आपके सामने अभी बहुत सारा चीज दिख रहा होगा, है ना। पहले तो आपको मोबाइल दिख रहा होगा जिसमें आप देख रहे हैं, बेंच, टेबल, कुर्सी, बल्ब, पंखा। तो हर चीज जो आप देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ भार है, कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई किया हुआ है। तो वह हर चीज जिसका कुछ मास हो, द्रव्यमान हो और जगह ऑक्युपाई करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी आंखों से फिजिकली, वो सब क्या है, पदार्थ है। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में भी इसको हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम्पल वाटर, है ना, पानी हो गया, वो भी उसका भी कुछ मास है, भार है, जगह ऑक्युपाई करता है। हवा, हवा का भी कुछ भार होता है ना, ये भी कुछ जगह ऑक्युपाई। बुक, ह्यूमन बींग, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल, कुत्ता, बिलाई, गाय, भैंस, आदमी, सब क्या है, मैटर है। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन था। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए मैटर को जो है दो बेसिस पर, दो आधार पर जो है बांटा गया है। एक फिजिकल मतलब भौतिक आधार पे, और दूसरा केमिकल रासायनिक आधार पे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को फिर से 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब भौतिक आधार पर, फिजिकल बेसिस पर मैटर को 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इनका प्रॉपर्टी जो है आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड का जो है फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है। एक निश्चित शेप होता है और एक निश्चित आयतन होता है सॉलिड का। जैसे मैं इस पेन को बोल रहा हूं कि ये सॉलिड है, मैं क्यों इस पेन को सॉलिड बोल रहा हूं, क्योंकि ये उसके प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। एक निश्चित आकार है इसका, है ना, सिलिंड्रिकल आकार का है। एक निश्चित आयतन है, वॉल्यूम है, जगह ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो एक निश्चित शेप है, निश्चित वॉल्यूम है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ठोस है। और भी प्रॉपर्टीज है सॉलिड का, ये भी देख लीजिए। रिजिड, है ना, जो सॉलिड बॉडी होता है वो रिजिड, कठोर होता है। ये देखिए बिल्कुल कठोर है। इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए हम इसको इधर से कंप्रेस कर रहे हैं, ये छोटा हो रहा है, नहीं। तो ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। क्यों इनकम्प्रेसिबल होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। मतलब जिस भी पार्टिकल से ये मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ये, तो उन कणों के बीच में जो फोर्स है वो काफी अधिक स्ट्रॉन्ग रहता है ना। मतलब कणों के बीच में डिस्टेंस जो है काफी कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां पर लगता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज सॉलिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, हम बोलेंगे कि वो सॉलिड है, ठोस है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का तो वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे इस बोतल में पानी है, पानी तो फिक्स है, पानी का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन आप पानी को इस बोतल से निकालकर अलग अलग कंटेनर में डाल दीजिए। जैसे इसमें जो पानी है मैं निकालकर ग्लास में डाल दूं, तो ग्लास का आकार ले लेगा।
किसी भगोने में डाल दे तो भगोना का आकार लेगा, है ना? अगर थाली में डाल दे तो थाली का आकार ले लेगा। तो पानी तो फिक्स है जी, पानी तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं है। जमीन पर गिरा दे इसको पानी को तो जमीन की तरह एकदम फैल जाएगा, है ना? तो उसका आकार ले लेगा। तो लिक्विड का प्रॉपर्टीज होता है कि आयतन वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा अभी हम आपको बताया कि टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी बर्तन में आप डालिएगा उसका शेप ले लेगा वो। और जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सॉलिड और लिक्विड में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच का होता है, ना ज्यादा लगता है ना कम लगता है, इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है ना? यहाँ पर पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये मूव कर पाता है ना? इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है लेकिन मूव कर पाता है। सॉलिड में क्या होता है कि स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और मूव भी नहीं कर पाता है। लेकिन लिक्विड, जैसे मैं पानी को यहाँ पर जमीन पर गिरा दूं तो पानी आप देखिएगा कि बहते हुए चला जाता है थोड़ा दूर तक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो सॉलिड से थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए ये क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है, जबकि सॉलिड मूव नहीं कर पाता ना। वैसे ही गैस को देखिए, गैस का प्रॉपर्टीज क्या है? तो गैस का जो है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही आकार फिक्स होता है, मतलब ना ही आयतन फिक्स होता है और ना ही आकार या शेप फिक्स होता है। जैसे आपके अगल बगल बहुत सारा हवा भी या गैसेज जो है मूव कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, तो जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है, कोई इसका निश्चित आकार तो नहीं है और ना ही एक निश्चित वॉल्यूम है ना? यहाँ पर कुछ और वॉल्यूम होगा गैस का, यहाँ पर कुछ और वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का प्रॉपर्टीज है, सॉरी गैस का प्रॉपर्टीज है कि ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज हाईली कंप्रेसिबल होता है ना? बहुत सारे इस रूम में अगर बहुत सारा जो गैस है उन सारे गैस को जो है एक डब्बा में पैक कर दिया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं कि गैस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, जबकि लिक्विड को या सॉलिड को हम लोग ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर जो गैस है बहुत सारे गैस को कंप्रेस करके एक छोटा सा डब्बा में या फिर उसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैस में आपको ध्यान रखना है कि हाईली कंप्रेसिबल होता है। और क्यों गैस को कंप्रेस कर पाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ही कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है ना? जैसे यहाँ पर, यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ गैस होगा, लेकिन आसानी से हम अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं या फिर गैस को कंप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत ही कमजोर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसको हम कंप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। गैस को कंप्रेस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं है भी तो बहुत कम है ना? वेरी वीक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड गैस का। आई होप जो है इसको आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ जो प्रोसेस होता है ना? सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, तो कुछ प्रोसेस होता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम आपको रिवाइज करा चुके हैं, है ना? 9-10 में आप पढ़े होंगे। जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग, है ना? अगर ठोस जो है द्रव्य में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। उल्टा चल लीजिए, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग, है ना? एक बहुत ही आसान क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में पूछा गया था नीट में कि सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका प्रोसेस का नाम क्या होगा? तो आप देख लीजिए कि सॉलिड जो है अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ऐसा भी आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फ्री में आपको 4 नंबर या जो भी नंबर होता है उसको आपका मिल जाता है। इसमें भी आप उल्टा चल लीजिए, अगर गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन, है ना? आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो सॉलिड का पार्टिकल है ये टाइटली पैक्ड होता है और मूव नहीं कर पाता है। लिक्विड में देखिए पार्टिकल जो है ये टाइटली पैक्ड तो होता है ना? क्लोज टुगेदर होता है, लेकिन ये मूव कर पाता है। जबकि गैस में आप देखिए एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो पार्टिकल के बीच में जो है काफी अधिक डिस्टेंस है, दूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो गैस का पार्टिकल जो है ये काफी अधिक दूर दूर होते हैं और आसानी से जो है ये मूव कर पाते हैं, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब चलिए अगला जो टॉपिक है वह है केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक आधार पे देखे कि मैटर को 3 भाग में बांटा गया है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब रासायनिक आधार पे भी मैटर को, पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है प्योर सब्सटेंस, है ना?
शुद्ध पदार्थ और दूसरा है आपका मिक्सर या मिश्रण। अब जो प्योर सबस्टांस है इसका मतलब क्या है कि ये केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल या कण से मिलकर बना होता है। अलग अलग कण या अलग अलग पार्टिकल प्योर सबस्टांस में नहीं है। नाम से ही पता है प्योर, मतलब कुछ उसमें मिलाया नहीं गया है, केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल। अब प्योर सबस्टांस को ही दो भाग में बांटा गया है। पहला एलिमेंट जिसको तत्व बोलते हैं और दूसरा कंपाउंड जिसको यौगिक हम लोग बोलते हैं। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो है पदार्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, एक छोटा सा फॉर्म है पदार्थ का। और ये जो एलिमेंट है इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है कि इसको आप फर्दर, मतलब छोटा इकाई है पदार्थ का, अब इसको फर्दर जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता। आगे एलिमेंट के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइप ऑफ एलिमेंट है ना, जो तत्व है वो धातु हो सकता है, मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉइड, उपधातु। मेटलॉइड बोलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी जो है उसमें रहता है। तो इसके बारे में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और हम लोग डिटेल में पीरियोडिक टेबल में जानेंगे, है ना। जैसे मेटल का एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम, ये सब मेटल है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल हो गया। मेटलॉइड की बात करें तो बोरोन, सिलिकर, आर्सेनिक, ये सब क्या है? मेटलॉइड। तो एलिमेंट अभी हम लोग सिंपल जो है डिफिनीशन देख रहे हैं, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम एकदम पूरा बेस से लेकर एडवांस लेवल तक जो है हम लोग आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को धैर्य रखकर देखिए, हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट को तीन भाग में या तीन प्रकार का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। यौगिक की बात करें तो यौगिक जो है ये दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक निश्चित प्रोपोर्शन जब आपस में मिलता है तो यौगिक बनता है। कंपाउंड कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है एलिमेंट, उनका एक निश्चित प्रोपोर्शन आपस में मिलेगा तो कंपाउंड बनेगा। जैसे कंपाउंड का एग्जांपल वाटर हो गया, H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है आपका। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का जब निश्चित प्रोपोर्शन आपस में मिलता है तभी जाके कंपाउंड बनता है ना। अलग अलग प्रोपोर्शन में लीजिएगा तो कंपाउंड नहीं बन पाएगा, कुछ और बन पाएगा। और भी बहुत सारा कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन सकता है, H2O2 भी बन सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो निश्चित प्रोपोर्शन आपको लेना है। अब चलते हैं मिक्सर। मिक्सर क्या होता है जी? नाम से ही पता है, जैसे प्योर सबस्टांस नाम से ही क्लियर था कि एकदम प्योर होगा, उसमें कुछ मिलाया नहीं होगा। वैसे मिक्सर में क्या होता है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक सबस्टांस को फिजिकली मिलाया जाता है ना। यहाँ पर केमिकली, रासायनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिजिकली मिला दिया जाता है दो या दो से अधिक सबस्टांस को। जैसे मान लीजिए एक ग्लास में पानी है, उसमें नमक मिला दिए या चीनी मिला दिए, तो यहाँ पर एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू दो या दो से अधिक सबस्टांस को मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सर। अब ये जो मिक्सर होता है ये दो प्रकार का होता है ना। सॉल्यूशन में भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए मिक्सचर को आसानी से समझने के लिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जैसे अगर कोई चीज को आप अपनी आंखों से देखकर अलग कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। और अगर आप अपनी आंखों से देखकर अलग नहीं कर पा रहे हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस को तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कंटेनर में हम लोग बालू ले लिए, एंड जिसको बोलते हैं, और चीनी ले लिए, दोनों को मिला दिए। अब देखिए अपने आंखों से, अब आंख से देखकर आप बता दीजिएगा कि ये बालू है और ये चीनी है। तो वहां पर आप अंतर बता पा रहे हैं तो क्या बोले कि जिसको आप आंखों से देखकर अलग कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे एक गिलास में पानी है, उसमें आप नमक मिला दीजिए या चीनी मिला दीजिए, उसको घोल दीजिए। अब चीनी या नमक मिलाने के बाद आप बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पर चीनी है और कहाँ पर पानी है। हर जगह तो आपको एक ही जैसा दिखेगा। तो वहां पर आप आंखों से देखकर जो दो सबस्टांस को एक साथ मिलाए हैं आप अलग नहीं कर पाते। तो वैसा चीज या वैसा मतलब मिक्सर जिसको आप अलग नहीं कर पाते हैं अपनी आंखों से उसको होमोजीनियस मिक्सचर, और अलग कर पाते हैं उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि हर एक जगह कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। जैसे एक गिलास में आप नमक, गिलास में जो पानी है उसमें आप नमक मिला दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर का पानी जो है वो नमकीन लगेगा और नीचे का पानी जो है वो मतलब उसमें कोई नमक का मिक्सर नहीं होगा। ऐसा होता है? नहीं होता है।
हर एक जगह का पानी जो है नमक मिलाने के बाद जो है वो सॉल्टी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम कंपोजिशन होता है, हर एक जगह कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर आप बालू में जो है मान लीजिए चीनी मिला दीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर में चीनी ज़्यादा हो, नीचे में कम हो। हेटेरोजीनस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम नहीं होता है, अलग-अलग होता है, जबकि होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है। और ये हम आपको बता दीजिए कि उसको आप विज़ुअली सेपरेट नहीं कर सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर को, जबकि यहाँ पर जो है आप सेपरेट कर सकते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर में। आप आँखों से देखकर विज़ुअली आप सेपरेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अभी आपको बता दिए कि सॉल्ट सॉल्यूशन, एयर, इवन हवा भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। अभी आपके पास अलग-अलग हवा मौजूद है, अलग-अलग गैसेज़, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखकर अलग कर पा रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये CO2 है? नहीं। तो आप आँखों से देखकर अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को तो हम बोल रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर, है ना? तो एयर भी क्या है? होमोजेनस मिक्सचर का एग्ज़ाम्पल है। हेटेरोजेनस मिक्सचर, सैंड इन वाटर, पानी में आप बालू मिला दीजिए, अलग कर सकते हैं आप आँखों से। ऑयल इन वाटर, है ना? पानी में आप तेल मिला दीजिए, उसको भी आप अलग कर सकते हैं कि तेल ये है, पानी ये है ना? तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्ज़ाम्पल। आई होप इतना एग्ज़ाम्पल के बाद आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, अब आप भूलने वाले नहीं हैं। अब जो पढ़े हैं उसका एक छोटा-सा समरी ले लेते हैं। तो मैटर को जो है 2 भाग में बाँटा गया है। एक प्योर सबस्टेंस, है ना? एक है प्योर सबस्टेंस आपका और दूसरा है मिक्सर। प्योर सबस्टेंस में केवल एक ही प्रकार का जो है सबस्टेंस होता है, जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक प्रकार का यहाँ पर सबस्टेंस को फिजिकली मीट किया जाता है ना? केमिकली जॉइन नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्योर सबस्टेंस को फिर 2 भाग में बाँटते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, है ना? एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट खुद जो है एटम से मिलकर बना होता है, बहुत सारा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है ना? उस हिसाब से फिर एलिमेंट बनता है। कंपाउंड जैसे हम आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो है एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलता है तो कंपाउंड बनता है। मिक्सर का अभी हम आपको बताया कि 2 प्रकार का होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर, अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज, अब मैटर का हम लोग गुण जानेंगे। देखिए अभी हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी 2 प्रकार का होता था, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। वैसे ही जो पदार्थ का गुण है ये भी 2 तरह का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप समझते हैं, भौतिक गुण, जो अभी उसका अवस्था है, किसी भी सबस्टांस का या किसी भी पदार्थ का जो अवस्था है, उसी अवस्था में दोबारा से अगर वापस आ जाए, मतलब जो उसका आइडेंटिटी है या उसका पहचान है वो नहीं बदलता है, तो वैसे जो गुण होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी हम लोग पढ़े हैं अपने स्कूल में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बल्ब को जला रहा हूँ, तो बल्ब को जलाने के बाद जो है ये अलग अवस्था में आ जा रहा है, और फिर बल्ब को जब हम लोग बंद कर रहे हैं ना, स्विच को ऑफ कर रहे हैं, तो बल्ब जो पहले अवस्था में था, मान लीजिए बल्ब बंद है, उसको हम लोग जलाएं, फिर बल्ब को बंद कर दिए, तो जो बल्ब पहले अवस्था में था फिर से उसी अवस्था में आ गया, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, मतलब दोबारा से उसी अवस्था में जा सकता है। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है कि एक बार अगर उस अवस्था में चला गया तो फिर दोबारा प्रीवियस अवस्था या पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है, वैसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो वो उसी से आप समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में पदार्थ की आइडेंटिटी नहीं बदलती है ना, उसी अवस्था में फिर से आ सकता है, और इन्हें एब्जॉर्ब या मेजर किया जा सकता है बिना सबस्टांस को बदले हुए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जॉर्ब या मेजर किया जा सकता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट है ये भी क्या है, आपस में बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, सॉलिड आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो है फिजिकल गुण है। रासायनिक गुण अभी हम आपको बताएं कि एक बार अगर उस अवस्था में चला गया तो दोबारा पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता है, वैसे पदार्थ के गुण को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना? वो गुण जो बताते हैं कई पदार्थ केमिकल रिएक्शन कैसे बिहेव करते हैं, है ना? इनको स्टडी करने पर सबस्टांस की आइडेंटिटी बदल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहचान नहीं बदलती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में बदल जाता है। जैसे लकड़ी का जलना, अगर आप एक लकड़ी को जला दीजिएगा तो फिर से जो है लकड़ी उस अवस्था में आ सकता है नहीं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया पदार्थ का, है ना? वैसे ही लोहा में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, एक बार अगर लोहा लोहा में जंग लग गया
तो दोबारा से उस अवस्था में नहीं आ सकता है। आप जंग हटा सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में जो फ्रेश अवस्था में था उसमें नहीं आ सकता है। वैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन अगर मेटल का हो गया तो फिर प्रीवियस अवस्था में नहीं आ सकता। कंबसन एक बार अगर दहन हो गया है ना, हाइड्रोकार्बन का कंबसन मान लीजिए, तो फिर से प्रीवियस अवस्था में नहीं आ सकता। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब कुछ और जो है मैटर का प्रॉपर्टीज है ना, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इंटेंसिव है ना, अंतरजात गुण और बहिर्जात गुण, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आई से इंटेंसिव और आई से होता है इंडिपेंडेंट। अभी अभी जो है इंडिपेंडेंस डे मना है, मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टेक्निक का यूज करना है। आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, मतलब वैसा जो है सबस्टांस जो कि क्वांटिटी, साइज साइज और क्वांटिटीज, मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए? बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। तो इसका हम आपको टेक्निक बता दिया, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट। वैसा सबस्टांस जो कि साइज और क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से। वैसा सबस्टांस, अभी हम आपको एग्जांपल से भी सब समझाएंगे, है ना। तो वैसा सबस्टांस जो कि क्वांटिटी, मात्रा पर और साइज पर डिपेंड करता हो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, है ना। और जो डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। जैसे मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या करते हैं कि एक दीवार लगाए थे हम लोग, तो क्या दीवार लगाने के बाद इधर का टेम्परेचर जो है 30 हो जाएगा और इधर का 25 ही रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर तो सब जगह 25 है, तो दीवार लगाने के बाद भी टेम्परेचर इधर का 25 ही रहेगा, इधर का भी 25 रहेगा। तो यहां पर रूम का साइज घटा दिए, क्वांटिटी भी घटा दिए, है ना, उसका एरिया हम लोग कम कर दिए, लेकिन तापमान पे कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए बोलेंगे कि तापमान जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि वॉल्यूम या मास की बात करें तो वॉल्यूम भी घट गया, मास की बात करें तो अगर आप मेजर कीजिएगा तो वो भी कम हो गया। तो एरिया को कम करने पर, मतलब क्वांटिटीज और यहाँ पर जो साइज है उस पर डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव। जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब भी, है ना। अब दीवार लगा दिए तो लंबाई भी उसका घट गया, आयतन भी घट गया। तो ये सब क्या है, डिपेंड कर रहा है ना, एरिया पर या क्वांटिटीज पर। तो जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। चलिए आगे चलते हैं, बाकी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब जो है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम लोग गुणों का मापन करेंगे। तो देखिए, विज्ञान में किसी भी प्रॉपर्टीज को मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है एसआई सिस्टम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मात्रा प्रणाली। तो 7 प्रकार का जो है बेस क्वांटिटीज है एसआई सिस्टम में। 7 प्रकार का या 7 टाइप का जो है बेस क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज करने का मतलब कि इन्हीं सबसे मिला के जो है अलग क्वांटिटीज या अलग मात्रा जो है वो बनाया जाता है। तो कौन कौन सा 7 बेस क्वांटिटीज है इसको आपको ध्यान रखना है, इसके सिंबल को ध्यान रखना है, उसके एसआई यूनिट को ध्यान रखना है। तो पहला जो है वह है लेंथ, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, सिंबल भी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, सिंबल किलोग्राम, है ना, सॉरी, एसआई यूनिट किलोग्राम और सिंबल केजी हो जाएगा। तीसरा जो है टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल एस हो जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, कैसे डोनेट करते हैं। पांचवा जो बेस क्वांटिटीज है वह अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एसआई यूनिट मोल, ना एमओएल से इसको डोनेट करते हैं। आठवां है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका जो एसआई यूनिट होता है ये एम्पियर होता है, और सिंबल जो है ये कैपिटल ए से इसको डोनेट किया जाता है। और सातवां जो बेस क्वांटिटीज है वह है लुमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, और इसका जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला है या सैंडेला, जो भी आप पढ़िए, और इसको सिंबल सीडी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 जो है एसआई सिस्टम में
बेस क्वांटिटीज होता है। बेस क्वांटिटीज कहने का मतलब है कि इन्हीं सारे क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके हम लोग अदर क्वांटिटीज को बनाते हैं, है ना। तो ये सातों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहीं पर बता देते हैं। पूछा जाता है कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितने डिग्री टेम्परेचर या प्रेशर पर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। देखिए, ट्रिपल पॉइंट वैसा पॉइंट है जिसमें पानी अपने तीनों अवस्था में रहता है एक ही साथ। पानी का तीनों अवस्था क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वैसा टेम्परेचर जिस पर पानी अपने तीनों अवस्था में हो, तीनों अवस्था में हो, एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों अवस्था में अगर पानी जिस टेम्परेचर पर रहता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये पूछा जाता है कि बताइए पानी का ट्रिपल पॉइंट किस टेम्परेचर पे होता है। तो टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस, है ना। और यहीं आपसे केल्विन में पूछेगा तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, 279 कर दिया, 79 नहीं होता है, 273.16 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में भी आपको दिया हुआ है 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो किसी में भी आपसे पूछे आपको आना चाहिए। सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273.16 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे आगे, है ना, कैसे इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को केल्विन में आप कैसे बदल सकते हैं, इसका भी हम आपको टेक्निक, तरीका बताने वाले हैं। तो ट्रिपल पॉइंट वैसा पॉइंट जिसमें पानी तीनों अवस्था में रहता है एक साथ, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। अब देखिए, एसआई सिस्टम में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स आपको ध्यान रखना है ना। ये हर जगह आपको यूज होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम, है ना, पिकोमीटर, ये सब आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी से अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सारा आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, उसको आपको ध्यान रखना। तो जो प्रीफिक्स है वह है येक्टो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गेगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो सही चीज है, अच्छी बात है। और नहीं याद कर पा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना ही है। पहला हो गया फेम्टो, इसी को हम लोग फर्मी के नाम से भी जानते हैं। एक फेम्टो या एक फर्मी में जो होता है ये 10 के पावर -15 मीटर, ये सब एसआई सिस्टम में दिया हुआ है ना। ये सब जो है लेंथ का एक यूनिट है, और लेंथ का एसआई सिस्टम में हम लोग यूनिट देखें कि मीटर होता है। तो अगर आपको फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करना है या फेम्टो को मीटर में, तो एक फेम्टो में या एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है ना। सब किस में दिया हुआ है? मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद पीको को आपको ध्यान रखना है कि एक पीको में 10 के पावर -15 मीटर। नैनो को भी ध्यान रखना है, 10 के पावर -9 मीटर। माइक्रो को भी ध्यान रखना है, 10 के पावर -6 मीटर। मिल्ली को आपको ध्यान रखना है, 10 के पावर -3 मीटर, है ना। सेंटी आपको पता ही है, 10 के पावर -2 मीटर। इसके बाद किलो, किलो आपको पता ही है, 10 के पावर +3 मीटर। अब देखिए प्लस आ गया, है ना। मेगा को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी यूज होता है, 10 के पावर +6, है ना। बाकी आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो यूज होगा ही। फेम्टो, जिसको फर्मी भी आप बोल सकते हैं, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो, मेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। एक और अभी से जान लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूज होगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 के पावर -8 मीटर। कैसे हुआ? एक मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर एक एंगस्ट्रॉम में कितना हो रहा है? 10 के पावर -10 मीटर हो रहा है। सेंटीमीटर में पूछेगा तो ये सारा कन्वर्जन आना चाहिए, 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो और कम हो जाएगा। तो ये भी एंगस्ट्रॉम आपको अभी से पता होना चाहिए, ये सब आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी मीटर लिख दिए, ये सेंटीमीटर। तो ये सारे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला जो टॉपिक है वह है मास और वेट, है ना। पूरा एनसीईआरटी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी देखिएगा तो इसी सीक्वेंस में टॉपिक दिया हुआ है, तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए मास और वेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो किसी भी सबस्टांस का जो मास होता है उनमें प्रेजेंट मैटर का कितना अमाउंट है ये बताता है, जबकि वेट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, ये वेट होता है। मास क्या होता है, मास मतलब सिंपल आप वजन बोल सकते हैं, है ना। मास कहने का मतलब कि जिस भी पदार्थ से मिलकर, जैसे मान लीजिए कि मैं इसका बोल रहा हूं कि 100 ग्राम है इस पेन का भार, तो जिस भी पार्टिकल से या जिस भी मैटर से मिलकर बना हुआ है उस मैटर का भार कितना है, यही भार जो है इसका मास बताता है। जबकि वेट जो है, इसका वेट जो है मास से अलग होता है। वेट कैसे निकलता है, यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ग्रेविटी के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये वेट है। मास और वेट में बहुत ही डिफरेंस है, इसको आपको केयरफुली इन टर्म को यूज करना है। अभी हम एक एग्जांपल से भी, है ना, एक फिगर से भी आपको समझाएंगे। तो मास जो है किसी सबस्टांस का कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट जो है वो चेंज करते रहता है जगह के आधार पर। जगह बदलिएगा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा, ग्रेविटी बदलेगा तो वेट भी बदलेगा। मतलब मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है ना। अब देखिए हम आपको एक फिगर से इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका भार जो है 70 किलो का है, 70 किलो का है, और वेट जो है ये यहां पर देखिए नंबर दिया हुआ है 686 न्यूटन। वेट समझ लीजिए कि एक प्रकार का फोर्स है, और मास समझ लीजिए कि एक प्रकार का वजन है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो धरती पर एक आदमी का, जैसे मान लीजिए मेरा भार जो है 70 किलो का है और वेट जो है मेरा 686 न्यूटन का है। लेकिन अगर वहीं मैं स्पेस में चला जाऊं, आउटर स्पेस में, तो मास तो मेरा सेम ही रहेगा। मास जो मेरा 70 केली का है वही रहेगा, लेकिन अब ग्रेविटी सॉरी वेट जो हो गया वो अब मेरा जीरो हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है। क्यों वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, वो जीरो हो गया। क्योंकि वेट जो है गुरुत्वाकर्षण बल पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वेट अगर जीरो हो गया, वेट अगर जीरो हो गया तो सॉरी ग्रेविटी अगर जीरो हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, मास ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मास जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट जो है वेरिएबल क्वांटिटी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मास और वेट का कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जैसे आपको पहले से ही पता होगा कि 1 किलोग्राम में जो होता है 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 ग्राम में जो होता है 1000 मिलीग्राम होता है ना। 1 टन में जो होता है वो 1000 किलोग्राम होता है। ये सब कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट जो है किलोग्राम को हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 केजी में 10 के पावर 6 मिलीग्राम होता है। उल्टा भी आप चल सकते हैं कि 1 मिलीग्राम में कितना केजी होता है, तो 10 के पावर -6 केजी होता है। ये सारे कन्वर्जन इसलिए मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि ये हर चीज आपका जब न्यूमेरिकल यूज होगा तो हम लोग यूज करेंगे इसका। इसलिए मैंने बोला कि ये जो क्लास होने वाला है आपका बेसिक क्लास होने वाला है, और एकदम बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। तो जब तक आपको ये सब छोटा छोटा कन्वर्जन या छोटा छोटा टर्म नहीं पता होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज अभी आपको पढ़ना है। तो एक एक कंसेप्ट को अभी से आप क्लियर करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो है वह है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक सबस्टांस के द्वारा कितना जगह ऑक्युपाई किया जाता है वही उसका वॉल्यूम या वही उसका आयतन है ना। ये कुछ जगह ऑक्युपाई करेगा, तो ये कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है वही उसका क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है लेंथ का क्यूब होता है ना। इसका जो यूनिट होता है वो लेंथ का क्यूब होता है। तो लेंथ का यूनिट आपको पता है कि मीटर होता है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। लेकिन अलग अलग और भी यूनिट इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे में सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, या फिर जो कॉमन जो यूनिट है वॉल्यूम का वह है लीटर, है ना जी। लिक्विड को किस में नापते हैं, लीटर, मिलीलीटर में,
दूध लेने जाते हैं हम लोग, दूध क्या है, लिक्विड है, बोलते हैं कि आधा लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो। तो वॉल्यूम को लीटर मिलीलीटर में भी मेजर किया जाता है, लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लीटर और मिलीलीटर जो है बस एक मेजरमेंट है, कोई ऐसा यूनिट उसका नहीं है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। लीटर मिलीलीटर ऐसा यूनिट नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें भी कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, जैसे मास में कन्वर्जन हम लोग याद किए, बहुत सारा प्रीफिक्स दिए, देखे नैनोमीटर पिकोमीटर, वैसे ही वॉल्यूम में भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहले से भी जानते होंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है ना। 1000 मिलीलीटर, इसको आप और बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको और बोल सकते हैं कि 1 DM क्यूब, है ना। इसको हम एक साथ देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, या आप बोल सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर में 1 DM क्यूब, है ना। 1 लीटर में एक ही DM क्यूब होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। मीटर में आप बोलिएगा तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इतना कन्वर्जन जो है वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए। क्या है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर में 1 DM क्यूब, और 1 लीटर में मीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻³ मीटर क्यूब, जो कि उसका ऐसा यूनिट है। अब यहाँ पर एक सीसी टर्म यूज होता है, तो सीसी कोई अलग नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बोल सकते हैं कि 1 सीसी। सीसी मतलब क्या है, सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ना। ये जो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर का क्यूब, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी भी लिखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर सीसी क्या है, तो सीसी कुछ है नहीं, सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग सीसी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वह है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला है मास और दूसरा है वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली इनवर्सली क्या है, ये अभी से आप जान लीजिए, क्योंकि पूरा जब तक कोर्स चलेगा तब तक जो है डायरेक्टली इनवर्सली केमिस्ट्री फिजिक्स में आपका यूज होगा, तो अभी से आप जान लीजिए। देखिए डेंसिटी जो है, मैं बोल रहा हूं कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मास जो है ऊपर में है ना। मास अगर ऊपर में है, जो भी फॉर्मूला में जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि एक को आप बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब एक के साथ जैसा आप व्यवहार कीजिएगा वैसा ही दूसरा वाला आपसे के साथ व्यवहार करेगा। डेंसिटी को आप बढ़ाइएगा तो मास भी बढ़ेगा, डेंसिटी को घटाइएगा तो मास भी घटेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि डेंसिटी जो है ये वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब 1/1 करके बट्टा में उसको लिखा जाता है। इनवर्सली कहने का मतलब है कि डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे डी को यहाँ पर ऊपर एरो कर रहे हैं, मतलब डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर उल्टा काम होता है, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा, दूसरे को घटाइएगा तो दूसरा वाला बढ़ जाएगा। जबकि मास में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एरो यहाँ पर ऊपर लिखने का मतलब क्या है कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। वैसे ही एरो नीचे कहने का मतलब कि एक को घटा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। आप खुद से बना सकते हैं इसे। वॉल्यूम के साथ देखिए हम क्या दिखाए हैं कि डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। कैसे पता चला कि इनवर्स रिलेशन है, फॉर्मूला से। मास जो है ऊपर है डेंसिटी के साथ, तो ये डायरेक्ट रिलेशन, वॉल्यूम जो है बट्टा फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये इनवर्स है। तो आई होप डायरेक्ट इनवर्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका ऐसा यूनिट भी जान लेते हैं। अभी आपको बताएं कि मास का ऐसा यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का जो है मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। केजी पर मीटर क्यूब जो है ये ऐसा यूनिट है ना। और भी बहुत सारे यूनिट में डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या इसी को हम लोग ग्राम पर सीसी बोल सकते हैं। अब सीसी और सेंटीमीटर क्यूब अगर यूज हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है ना जी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब डेंसिटी बताता क्या है, तो किसी भी सबस्टांस का जो डेंसिटी है ये
उसके पार्टिकल जो है कितना क्लोजली पैक्ड है इसके बारे में बताता है ना। अगर किसी पार्टिकल का डेंसिटी बोल रहे हैं कि ज्यादा है, इसका मतलब है कि उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, मतलब वो क्लोजली पैक्ड है ना। तो अधिक डेंसिटी का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो अधिक क्लोजली पैक्ड है। कम डेंसिटी का मतलब कॉम्पैक्ट। तो सिंपल डेंसिटी का मतलब होता है कि पैकिंग इफिशियंसी जो है उसका कितना है सबस्टांस का। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को समझते हैं, है ना। इसमें हम आपको कन्वर्जन भी सिखाएंगे कि कैसे आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन या किसी भी स्केल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेनली तीन कॉमन स्केल है। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट नहीं है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। अब तीनों स्केल का यहां पर आप फिगर देख सकते हैं, केल्विन का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज यहां पर दिया है सब आप ध्यान रख सकते हैं ना। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो सबसे पहले सेल्सियस में देखते हैं। देखिए सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, मेनली पानी का ही आपको ध्यान रखना है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और उबलता कितने पे है? मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट का है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है सेल्सियस में। वैसे ही फ़ारेनहाइट में ये अलग हो जाता है। फ़ारेनहाइट में पानी जमता कब है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और उबलता कब है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। केल्विन में 273 आप सिंपल बोल सकते हैं, या 273.15 भी आप बोल सकते हैं, है ना। अप्रोक्स में हम लोग 273 जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मात्र 273 लेकर ही चलेंगे, है ना। 1.5 वहां पर नहीं लिखेंगे। तो केल्विन में जो है पानी जमता है 273.15 केल्विन पे और उबलता है 373 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का, इसका एक और नाम हम लोग दे सकते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट शॉर्ट में हम लिखते हैं LFP। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट वह पॉइंट है जिस पर पानी जम जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम टर्म यूज करेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? शॉर्ट में लिख सकते हैं UFP। अपर फिक्स्ड पॉइंट वह पॉइंट है जिस पर पानी उबलता है। तो तीनों स्केल में जो है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी और जो चीज है वो भी आप देख सकते हैं। रूम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है फ़ारेनहाइट में। ह्यूमन बॉडी जो हमारा शरीर का जो तापमान है ये आपसे पूछा जा सकता है। इवन बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है और केमिस्ट्री में भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे शरीर का तापमान होता है। और देखिए केल्विन में जो है, केल्विन स्केल में अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच का अंतर आप निकालिए। अंतर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। 373 में से 273 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 100। वैसे ही सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में से 0 डिग्री सेल्सियस को माइनस कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा? 100। मतलब यहां भी अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? 100। लेकिन फ़ारेनहाइट में जब आप अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आपको आएगा 180। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी हम इसका जब टेक्निक सीखेंगे तो वहां पर यूज होगा। मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 180। मतलब केल्विन और सेल्सियस में जो अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस है वो सेम है। कितना है? 100 है। जबकि फ़ारेनहाइट में वो कितना चला जा रहा है? 180 चला जा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक स्केल से दूसरे स्केल में आपको कन्वर्जन करना है तो मैं आपको सिंपल एक ब्रह्मास्त्र तरीका बताता हूं। उस तरीका का यूज करके आप किसी भी स्केल में, इवन आप खुद के नाम का स्केल भी आप बना सकते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है R माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अभी हम आपको बताएं लोअर फिक्स्ड पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर पानी जमता है, बटा में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये सारे स्केल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
कैसे इस फॉर्मूला का यूज करना है अभी हम एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। आर क्या है? आर जो है यहां पर ये मेजरमेंट है। किसी भी स्केल में आप बोल सकते हैं कि मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट इन एनी स्केल। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये सब आपको बता दिए। तो ये सारे स्केल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए, चलाइए, आप किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इस फार्मूला के बिना भी आप केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ये फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। वहां भी लगाइएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन चूंकि दोनों का डिफरेंस सेम है तो वहां पर बिना फार्मूला के भी काम चल सकता है। जैसे देखिए, अगर आपको सेल्सियस को, है ना, सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 273 जोड़ देना है। डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको 273 जोड़ देना है, खत्म हो गया। अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर -273 कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया। क्या बोले कि सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 आप जोड़ दीजिए, और केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 आप माइनस कर दीजिए। यहां पर माइनस किया जाता है और यहां पर जोड़ा जाता है। इसमें आपको फॉर्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल 273 जोड़कर माइनस करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में आप ये ट्रिक नहीं यूज कर सकते। अब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं कुछ कन्वर्जन को। जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, बोल रहा है कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। अभी आपको बताएं कि किसी भी स्केल को, मतलब सेल्सियस स्केल को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाता है? 273 जोड़ देना है, खत्म हो गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ दीजिए, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा जी? 298। और ये जो आया किस में आया? केल्विन में। तो आप बोल सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। वैसे ही आप चल लीजिए, एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए 300 केल्विन है। अब 300 केल्विन को बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। यहां पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे? नहीं, यहां पर माइनस कर देंगे। तो 300 में से 273 आप माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन का मतलब क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला सीखे हैं उसका यहां पर यूज होगा। फॉर्मूला हमारा क्या था? आर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जितना बार आप फॉर्मूला लिखिएगा उतना आपको याद होगा। बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। ये सारे स्केल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला था। इसका मतलब है कि एक बार ये वाला सेल्सियस के लिए लिखना है और एक बार फ़ारेनहाइट के लिए लिखना है। तो चलिए हम लिखकर बताते हैं। आर क्या है? आर जो है मेजरमेंट है। तो सेल्सियस के लिए जो आर का वैल्यू है वो दिया हुआ है। ये जो आपको दिया रहेगा जो वैल्यू, किसका वैल्यू रहेगा? आर का वैल्यू रहेगा। तो सेल्सियस में आर का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, कितना है? -40। ये आर हो गया। उसके बाद क्या था फॉर्मूला में? माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है? 0। बट्टा में अपर फिक्स्ड पॉइंट 100, है ना, इसी पे पानी उबलता है सेल्सियस में। माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0। तो ये किसका काम खत्म हो गया? सेल्सियस का। बराबर अब किस में सेल्सियस को कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। अब जो यहां पर लिखेंगे ये हर चीज अब फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट में हमें मेजरमेंट निकालना है -40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये तो नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं आर माइनस। लेकिन फ़ारेनहाइट में हमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट पता है, तो इसको लिख देंगे। फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 होता है, बटा में अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 कितना होता है? 212 होता है, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 होता है। तो ये जो आपको डिफरेंस बताए हैं इसीलिए बताए हैं कि आप डायरेक्टली जो है उसको लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो -40 बटा में ये आपका हो जाएगा 100 बटा में, सॉरी, बराबर आर -32 बटा में ये जो आप 212 -32 लिख रहे हैं, ये क्या है? सिंपल डिफरेंस ही है। इसको ना लिखने के बजाय आप डायरेक्टली 180 भी लिख सकते हैं ना, घटाइएगा तो कितना आएगा? 180। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया, है ना। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो 18 चौक हो जाएगा -72,
और इस 32 को बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा +32। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -40। और ये किस में आया? फ़ारेनहाइट में। तो ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, ये पूछा जाता है। नोट करके आप इसको लिख लीजिए कि कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है ये -40 डिग्री ही फ़ारेनहाइट के क्या होता है? बराबर। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है? दोनों आपस में बराबर। कैसे निकाले? ये हम आपको सारा प्रूफ करके बता देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से बताते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में आप खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं, 273 20 में जोड़ दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट होगा। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला टेक्निक यूज करेंगे, है ना। जिससे जिसके बारे में भी मतलब जिसको भी जिसमें कन्वर्ट करना है, दोनों के बारे में आप लिख लीजिए, उसके बाद सोल्व कर लीजिए, खत्म हो। तो पहले हम सेल्सियस का लिखते हैं, पहले सेल्सियस का काम खत्म करेंगे, फिर फ़ारेनहाइट का काम खत्म करेंगे। तो 20 डिग्री सेल्सियस ये क्या दिया हुआ है? जो भी आपको नंबर दिया रहेगा वो क्या? आर का वैल्यू दिया रहेगा। तो आर का वैल्यू सेल्सियस में 20 दिया हुआ है, -0 है ना, लोअर फिक्स्ड पॉइंट बटा में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, डायरेक्टली हम 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल, सेल्सियस का काम खत्म। अब फ़ारेनहाइट का लिख लीजिए, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालना है तो इसको आर ही रहने दीजिए, इसी आर को तो निकालना है ना। -32 अपर फिक्स्ड सॉरी लोअर फिक्स्ड पॉइंट फ़ारेनहाइट में, बटा में आप डायरेक्टली 180 लिख सकते हैं, है ना, चूंकि अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 180। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 20 - 0 को हम लोग सिंपल 20 भी लिख सकते हैं, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 36, और इस 32 को आप बराबर के इस साइड लेके आइएगा तो हो जाएगा +32 बराबर आर। ये कितना आ गया? +68। मतलब आर का वैल्यू यहाँ पर कितना आया? दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 68 डिग्री। किसमें आया? ये फ़ारेनहाइट। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितना हो जा रहा है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे बनाना है हम आपको सोल्व करके बता दिए। आप उस क्वेश्चन को खुद से भी बना सकते हैं, या फिर जो डीपीपी देंगे उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ही आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्री में 4 नंबर मिलता है, तो आप इसको सीख लीजिए अच्छे से। अब एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशन, है ना। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखिए। तो देखिए किसी भी नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये साइंटिफिक फॉर्म है, n × 10⁻n। यहाँ पर जो आप कैपिटल N दिख रहे हैं, इसका वैल्यू जो है 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। इसका वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए? 1 से 10 के बीच में। मतलब ना 1 से कम होना चाहिए, ना 10 से बड़ा होना चाहिए, इवन 10 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, है ना। 1 से 10 के बीच का होना चाहिए। और ये जो आप छोटका n दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर को अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन का जो कॉमन बेस है वह है n × 10⁻n। यहाँ पर जो n है वो क्या है? 1 से 10 के बीच का नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, ना 1 से कम होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप पावर में जो n देख रहे हैं छोटका है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक नंबर दिया हुआ है 232.508। इसको बोल रहा है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में है? बिल्कुल नहीं है। ये कितना नंबर यहां पर दिख रहा है? 232। 232 जो है 10 से बहुत बड़ा है ना। साइंटिफिक नोटेशन तो कहता है कि भैया 10 से कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि इसको 10 से कम बनाएंगे। 10 से कम कब बनेगा? जब इस डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करेंगे। इस डेसिमल को आप आगे शिफ्ट कीजिएगा, 5 के बाद लगाइएगा तो और बड़ा होते चलेगा। मतलब इधर डेसिमल शिफ्ट नहीं होगा, पीछे चलना पड़ेगा हमें, बायां साइड। यहां पर 2 के पास आप डेसिमल लगाइएगा तो अभी 23 होगा, ये 23 पॉइंट कुछ होगा, अभी भी 10 से बड़ा है। इसका मतलब डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 और 3 के बीच में लगेगा। 2 और 3 के बीच में अगर आप यहाँ पर डेसिमल लगाइएगा ये वाला जगह पे, अब देखिए ये जो है 1 से बड़ा है और 10 से कम है, मतलब 1 से 10 के बीच का नंबर है। मतलब अगर डेसिमल 2 और 3 के बीच में हम लोग शिफ्ट कर दिए तो ये जो फॉर्म हो जाएगा ये साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में हो जाएगा। समझ गए?
तो साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2.32508, बाकी जो है ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहां पर जो है इनटू करके 10 टू द पावर प्लस कितना लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, इसका भी हम आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं। तो देखिए, अगर आप बायां साइड चलिएगा, पहले दशमलव कहाँ था, 2 और 5 के बीच में था, कितना दशमलव शिफ्ट हुआ, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, एक ये एक ये, 2 डिजिट बायां साइड शिफ्ट हुआ, तो गुना करके यहां पर 10 के पावर क्या लिखेंगे, +2। बायां साइड शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट हुआ, उतना पावर जो है प्लस में होके चला जाएगा। वहीं अगर दायां साइड शिफ्ट होगा तो उतना पावर हम लोग माइनस में करके लिखते हैं। समझ गए? अब इसको समझिए बायां वाला एक एग्जांपल। तो ये जो आपका फॉर्म है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का साइंटिफिक नोटेशन टर्म क्या हो गया, ये वाला। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन को ही हम लोग लेते हैं कि 0.00016, इस टर्म को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। ये जो नंबर है ये 1 से कम है। साइंटिफिक नोटेशन करने का मतलब क्या है कि 1 और 10 के बीच का होना चाहिए, ये तो 0.0016 है, मतलब 1 से कम है। तो क्या करेंगे, इसको 1 से बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट कीजिए, सिंपल, बहुत आसान है। अब डेसिमल यहां पर किधर शिफ्ट करेंगे, बायां दायां साइड, राइट हैंड साइड, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे इधर के तरफ। इधर शिफ्ट करेंगे, यहां पर मान लीजिए शिफ्ट किए तो और कम होता चला जाएगा, इधर नहीं करेंगे, है ना। इधर शिफ्ट करेंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तब भी 1 से कम ही रहेगा। यहाँ शिफ्ट करेंगे तब भी नहीं अंतर होगा, यहाँ फिर भी नहीं होगा। लेकिन आप 1 और 6 के बीच में अगर डेसिमल को लाकर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो अब आप देखिए ये जो नंबर है 1 से बड़ा और 10 से कम होगा। मतलब अगर डेसिमल को 1 और 6 के बीच में हम लोग लाकर रख दें तो ये जो नोटेशन हो जाएगा ये साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर। अब पावर में प्लस में आएगा कि निगेटिव में आएगा, कितना प्लस में आएगा कितना निगेटिव में आएगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितना डेसिमल शिफ्ट किया है। कितना शिफ्ट किया जी, 1 2 3 4, 4 डिजिट शिफ्ट किए और किधर चले, दायां साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अगर आप चलिएगा तो माइनस साइन लगाते हैं, और कितना डिजिट चले, 4, तो -4 हो गया, खत्म हो गया। देख लीजिए 0.00016 का साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। माइनस क्यों आया, दायां साइड चले, प्लस कब आएगा, जब बायां साइड चले। और एग्जांपल देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। एक आपको कराए थे, एक आपको खुद से करना है। यहां पर एक नंबर है 175000, इसको बोल रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। अब बोलोगे सर यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप नंबर देखिए, इसको पढ़ सकते हैं 1,75,000, ये तो 10 से बहुत बड़ा है जी। हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से कम करना पड़ेगा इसको। कम कैसे होगा, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। तो कोई भी नंबर जो होता है, अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो किधर से पढ़ते हैं हम लोग, क्या इधर से चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है लेफ्ट साइड से, हम लोग किसी भी नंबर को पढ़ते हैं, जैसे ये वंस हो गया, टेंस ना, 100 1000, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब हम डेसिमल पहले पहले आप सीखिए कि डेसिमल लगाएंगे कहाँ कि 10 से कम होगा। तो अगर आप डेसिमल मान लीजिए इधर 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 चलते हैं हम लोग, यहां पर लगाइएगा 7 और 5 के बीच में, तो ये 17 है, अभी भी क्या है, 10 से बड़ा है, नहीं होगा। इसका मतलब डेसिमल कहाँ लगाना पड़ेगा, 1 और 7 के बीच में। समझ गए, ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। अब जो है, अब जीरो को मैनेज करना है ना, 10 के पावर को मैनेज करना है कि प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे। इधर चले आप, इसको आप राइट साइड से नहीं चल सकते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। किसी भी डिजिट को हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से, है ना, वंस टेंस 100 1000। इसका मतलब कितना डिजिट हम लोग चले, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हम लोग चले, और किधर चले, लेफ्ट साइड। तो अभी हम आपको बताएं कि लेफ्ट में चलिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेफ्ट में चलिएगा तो आपको पॉजिटिव साइन लगाना है 10 के पावर, और राइट में चलिएगा तो आपको निगेटिव साइन लगाना है, निगेटिव साइन लगाना है 10 के ऊपर, है ना।
तो लेफ्ट साइड चले, कितना चले 5, तो इसको लिख सकते हैं 1.75000 इंटू 10⁻⁻5। ये जो आपको लिखाया है ये किस फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आपको लिखकर कमेंट में बताना है कि कैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिख सकते हैं, और पावर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन जो है यहाँ पर पावर ही है, क्योंकि बच्चे जो है आसानी से इसको डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पावर माइनस नहीं कर पाते हैं। प्लस में होगा, माइनस में होगा, कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आप पीछे वीडियो को बैक करके आप आसानी से सीख सकते हैं। लास्ट जो है एक छोटा छोटा टॉपिक है, इसको जान लेते हैं, एक्यूरेसी, प्रेसिजन और साइंटिफिक फिगर। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई सबस्टांस है, उसको मेजर किया जा रहा है, उसको हम लोग माप रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस बोतल में जो पानी है इसका भार मान लेते हैं कि 1 किलो है या 1 लीटर मान लीजिए। अब एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जा रहा है ना। तो कभी आ रहा है आपका 950 मिलीलीटर, कभी आपका आ रहा है 960 मिलीलीटर, है ना, कभी आपका आ रहा है 970 मिलीलीटर। तो मेनली जो ट्रू वैल्यू है, हमें पता है कि इस बोतल में जो पानी है उसका जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 1000 ml। 1 लीटर में अभी आपको पता है कितना मिलीलीटर होता है, 1000 ml। तो ट्रू वैल्यू के करीब जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। तो ट्रू इन तीनों वैल्यू में आपसे पूछेगा कि इसका एक्यूरेसी क्या है, तो एक्यूरेसी कौन हो जाएगा, 970 ml। 970 ml जो है 1000 के क्या है, बहुत करीब है। तो जो भी ट्रू वैल्यू के काफी करीब होता है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। सिंपल सा टर्म है ना, ज्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए है प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है कि अब बार बार आप मेजर कर रहे हैं और बार बार जो है वही वैल्यू आपका आ रहा है, तो वो उसका प्रेसिजन कहलाता है। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के कितना करीब कोई वैल्यू आ रहा है वो उसका एक्यूरेसी है। प्रेसिजन जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट से बार बार हम इसको मेजर कर रहे हैं, इस बोतल में जो पानी है उसको बार बार इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा रहा है। कभी 950 आया, कभी 960 आया, कभी 970 आया, फिर मेजर कर रहे हैं तो 970 आया, फिर मेजर कर रहे हैं तो 970, फिर मेजर कर रहे हैं तो 970। तो अगर बार बार जो है एक ही वैल्यू आ रहा है, 970 जो कि बार बार आ रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिजन हो जाएगा। तो प्रेसिजन रिपीटेबल वैल्यू होता है, एक्यूरेसी कितना करीब है ट्रू वैल्यू के, वो एक्यूरेसी होता है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को बताता है ना। रिलायबिलिटी को, मेजरमेंट की जो स्टेबिलिटी है इसको बताने का काम करता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज का जो लेक्चर है इसमें यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूरा डिटेल में कराने वाले हैं। बहुत सारा इसका नियम है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसमें हम आपको एक टेक्निक, ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक को हम बोलते हैं तीर चलाओ टेक्निक, है ना। बहुत ही मेरा फेमस टेक्निक है तीर चलाओ टेक्निक। बहुत आसानी से आप कोई भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ें, मेनली मैटर का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट, ये सब चीज जाने। तो अभी तक अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया हो तो वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम नया पढ़ते हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो बार बार आप चीज़ों को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हर एक चीज़ मैंने अपने तरफ से अच्छा से कराने की कोशिश की है ना। और ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर कराया जाएगा, है ना। एक बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा, बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी किया जाएगा। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अब देखो ये सब तो मैं आपको फ्री में कराने वाला हूं, लेकिन हर चीज अगर फ्री में दिया जाए तो बच्चे उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू, है ना। रात रात भर जग कर कंटेंट तैयार किया जाता है, फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, तो ये हर चीज एक हेक्टिक काम है। तो ये सब चीज़ तो मैं आपके लिए फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके तैयारी को और बूस्टअप करना है, जैसे मान लीजिए जो मैंने आज पढ़ाया, अब आपको जांचना है कि मैंने क्या सीखा, इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक पेड टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप बनाए, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ हम आपका देने वाले हैं, जिससे आपका तैयारी अलग लेवल पर बूस्टअप हो जाए।
इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला चीज एनसीईआरटी हाईलाइट है ना, इस टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में सब पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको। एक्सक्लूसिव नोट जो भी यहाँ पर कराया जा रहा है उसका भी नोट्स आपको मिलेगा, है ना। डीपीपी मिलेगा, जो टॉपिक यहाँ पर कराया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। ऑनलाइन टेस्ट हर एक संडे को आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा गूगल फॉर्म के रूप में, है ना। एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को ओपन करना है, वहां पर आपको टेस्ट देना है। लाइव डाउट सेशन, जो भी डीपीपी हम देंगे उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप नहीं समझ पाए, तो हर एक संडे को 1 घंटे का हमारा लाइव डाउट सेशन होगा, उसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज हम आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और ये हर चीज जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगा। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों जो है इस फीचर का, इस कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप अपने तैयारी को और अच्छे तरीके से बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रीमियम ग्रुप में जुड़कर अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और इसमें सारा जो क्वेश्चन मिलेगा वो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन रहेगा। आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा मैंने क्वेश्चन कराया और रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं बच्चों का। डायरेक्टली वही क्वेश्चन या उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन उठ कर आता है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा बच्चे बोलते हैं, हमारा रिजल्ट बोलता है। आप हमारे रिजल्ट भी देख सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स में आपको वीडियो डाला होगा बीसीईसी का। तो मैंने किसी से मांगा नहीं, मैंने बस ये कहा था कि अगर आप मुझसे पढ़े हैं, आपको फायदा हुआ है तो आप रिजल्ट भेजिए। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा कि सर हम आपसे पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे जो है पिछले साल फायदा उठाए हैं। आप भी जो है अपने तैयारी को इस साल अलग लेवल पर बूस्टअप कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो इस टेलीग्राम ग्रुप का जो बहुत ही कम मैंने प्राइस रखा है ना, क्योंकि हर चीज मैं फ्री में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फ्री का वैल्यू बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। और फ्री यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि इस कंटेंट को फिजिकली बनाया जा रहा है, रात रात भर जगकर जो है इस कंटेंट को बनाया जा रहा है। तो मात्र बहुत ही कम से कम फीस का रखा गया है, मात्र 199। मात्र 199 में ये हर चीज आपको मिलेगा जो कि आपके तैयारी को एक अलग लेवल पर बूस्टअप कर सकता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, है ना, 7857829815। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा आपको कुछ देर में एक स्कैनर मिलेगा, है ना, वहां पर स्कैन आपको करके पेमेंट भेजना है। पेमेंट जैसे ही आप कीजिएगा आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पर ये सब फीचर आपको मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इतना पैसा ले रहे हैं। देखिए पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है भैया, 199 रुपया जब आप बाहर जाते हैं तो खर्च हो जाता है, तो पैसा कोई ज़्यादा नहीं है। ये पैसा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये समझ सकूं कि कौन से बच्चे जो है वो सीरियस है या कौन से बच्चे जो है वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। कि यूट्यूब पे क्या है कि कौन बच्चा देख रहा है, कौन सीरियस है, कहाँ से देख रहा है, ये पता ही नहीं चल पाता है। तो अगर कोई कोर्स ले रहा है तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा जो है जो मुझसे पढ़ना चाहता है या फिर इस कंटेंट का फ़ायदा उठा रहा है, और बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा है, और ये भी रिफंडेबल है। ये फ़ी भी जो हम आपसे ले रहे हैं वो भी हम आपको रिफंड कर देंगे अगर आपका रैंक 500 के अंदर आ रहा है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीसीईसी का, है ना, पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे, या नीट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो हम आपसे 199 रुपये ले रहे हैं ये भी हम आपको वापस कर देंगे। मतलब 100% रिफंडेबल है। फिर भी आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा फ़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या ज्वाइन करना ही है आपको, है ना। 2, 4, 5 बच्चे या 10 बच्चे ही ज्वाइन करेंगे, उसी के लिए ये बनाया गया है कि 10 बच्चे को ही सिलेक्शन दिलाना है, लेकिन सिलेक्शन दिलाना है हमें, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1000 बच्चे या 500 बच्चे ले, कोई ऐसी तमन्ना नहीं है। 10 बच्चे ही ले, ये 10 बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है कि वहीं ले वहीं फ़ायदा उठाए, कोई ज़्यादा का यहाँ पर तमन्ना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन या पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आए,
वो आपको मिले तो आप इस मास्टरी सीरीज को, इस प्रीमियम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर में, डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, टाइमिंग भी हम आपको बता देंगे, है ना। उस लेक्चर के रिलेटेड डीपीपी भी मिलेगा, उसको सोल्व कीजिए और अपने तैयारी को अलग लेवल पर बूस्टअप कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, एक धमाकेदार क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।